लास्ट लेक्चर हमने रेजोनेंस कवर किया था, ये लेक्चर में थोड़ा सा उसके आगे बढ़ते हैं. लेट्स हैव अ क्विक recap of what we had in the last lecture. रेजोनेंस में हमने सीखा था कि भाई ग्राफ प्लॉट किया जाता है. द ग्राफ इज लाइक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ. एंड कैन एनीवन टेल मी ये कौन सा ग्राफ है? इज इट सीरीज रेजोनेंस और इज इट पैरेलल रेजोनेंस? ये कौन सा ग्राफ है रे? ये सीरीज का ग्राफ है कि ये पैरेलल का ग्राफ? कौन सा है, कौन सा है? सीरीज. वेरी सीरीज का. yes, exactly, it's series का ग्राफ. and series में what did we saw was nothing but एक प्राइम फ्रीक्वेंसी होता है, we call it FR, the resonating frequency. and ये उस वक्त होता है जब XL equals to XC होता है और we see that current is maximum at this particular point. लेकिन if I talk about tuning a radio and if I'm saying that 93.5 मेगाहर्ट्ज पे रेजोनेट हुआ था, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस फॉर मी टू अंडरस्टैंड and it's obvious for you, it's like quite obvious for you because you have also experienced that कि गाना 93.5 पे ही सुनाई देना शुरू नहीं होता है. Getting it? कुछ फ्रीक्वेंसी पहले ही मुझे समझ में आ जाता है कि अरे कोई चैनल अप्रोच कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल 93 पे तो नहीं आता है, 93.2 पे भी इतना कुछ खास नहीं आता है, बट या 93.3 से 93.4 पे आने को लग जाता है आवाज. गेटिंग इट? मींस तुम और बढ़ाते हो 93.5 पे एकदम शार्पेस्ट रेजोनेंस तुमको सुनाई देता है, एंड उसके बाद जब तुम धीरे धीरे आगे जाते हो थोड़ा सा लालच करके और तो 93.6 पे सेम 93.4 का इफेक्ट आता है, देन 93.7 पे वापस से 93.3 का इफेक्ट आता है, एंड उसके बाद में आवाज कुछ ना खास आता नहीं है सिर्फ नॉइस के अलावा. सो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है जहां पे तुमको सिग्नल मिलना शुरू हो चुका था, ये जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है तुमको, दिस इज नथिंग बट द पॉइंट फ्रॉम वेयर रेजोनेंस स्टार्टेड. एंड जब हमने ग्राफ में प्लॉट किया और वैल्यू को मेजर किया, वी सॉ दैट दिस इज नथिंग बट Imax by root 2. Imax by root 2 का मतलब समझ रहे हो? It's I naught by root 2, जिसका क्लियर कट मतलब है कि ये RMS वैल्यू है भाई साहब. Getting it? This is the RMS value. And ये RMS वैल्यू का आप देखेंगे एक लोअर फ्रीक्वेंसी है और इसका एक अपर फ्रीक्वेंसी है. Getting it? एंड लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बता दिया लोअर फ्रीक्वेंसी से लेके अपर फ्रीक्वेंसी के बीच में का जो विड्थ है इसे हम बैंडविड्थ कहते हैं. We call it bandwidth, yeah. Getting it? And bandwidth can be expressed in terms of a regular frequency. We can call it delta F, and that would be FU minus FL, upper frequency minus lower frequency. उसको ओमेगा के टर्म्स में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. And FR was given by the formula 1 upon 2 pi under root of LC. Okay, so this was what we covered in the name of resonance. But guys, ये resonance क्या लगता है तुमको कब बेटर रहेगा? जब इसका ग्राफ ऐसे बनेगा या जब इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा या जब इसका ग्राफ ऐसे बनेगा? Getting it? कब लगता है तुमको कि बेटर रहेगा? When do you think? The first one, second one or the third one? Resonance किस में तुमको सबसे बेस्ट लगेगा? Okay, here I'm having some answers. Okay, people are saying 3. Some people are saying 1. 1 and 3 के बीच में बहुत लोग को कंफ्यूजन हो रहा है. काफी लोगों को 1 आ रहा है, काफी लोगों को 3 आ रहा है. Maximum people are with 3, but there is a tie.
Mm. The answer is the best resonance that you would be seeing, or the sharpest resonance you can obtain, is in case 3, because केस 1 में और भी दूसरे फ्रीक्वेंसी को पकड़ने का खतरा है, क्योंकि शार्प नहीं है रेजोनेटिंग पॉइंट. 2 इज बेटर देन 1 बट 3 इज बेस्ट, क्योंकि 3 में बैंडविड्थ देखना बहुत छोटा हो गया है. यू कैन सी 3 का बैंडविड्थ बहुत छोटा है रे, एंड ऑलमोस्ट बैंडविड्थ में इतना छोटा है कि भाई रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के आसपास ही है. मीन्स वो सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल को करंट देगा, बाकी के फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को करंट नहीं मिलेगा. और जब बाकी के सिग्नल्स को करंट ही नहीं मिलेगा तो तेरे को सुनाई थोड़ी देगा वो. इसीलिए शार्पेस्ट रेजोनेंस आपको थर्ड केस में मिलेगा. तो ये जो शार्पनेस है रेजोनेंस का, इस शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को वी कॉल क्वालिटी फैक्टर. क्या कहते हैं भाई साहब इसे? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज नोन एज क्वालिटी फैक्टर. गेटिंग इट? क्वालिटी फैक्टर को एक और नाम है, पीपल कॉल इट क्यू फैक्टर. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दो, काफी डायरेक्ट फॉर्मूला है इसके, याद रखने जैसे है. लेकिन इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी. क्वालिटी फैक्टर Q is nothing but it is resonating frequency upon bandwidth. ये उसका एक्चुअली में फॉर्मूला है, बट फॉर्मूला के बहुत वर्जन है गाइस, बहुत मतलब बहुत सारे. अब जैसे कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, इसको ही मैं 3-4 तरीके से, अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ. जैसे कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब FR, बैंडविड्थ मतलब डेल्टा F, या इसको मैं ओमेगा के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ. आई कैन राइट इट ओमेगा R और आई कैन राइट इट डेल्टा ओमेगा. गेटिंग इट? या फिर आई कैन ऑल्सो राइट इट एज ओमेगा नॉट बोल रहा हूँ, ओमेगा R L अपॉन कैपिटल R, या फिर 1 अपॉन ओमेगा R C R. ये भी इसका एक फॉर्मूला है. या सबसे ही ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला 1 अपॉन R अंडर रूट ऑफ L बाई C. सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू 1 by R अंडर रूट ऑफ L by C. दिस इज द मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है ना. R दिया है, L दिया है, C दिया है, RLC तो सीधा क्वेश्चन में दिया रहता है, डायग्राम में. उठाओ, यूज करो, खत्म करो सम को. समझ रहे? So it's a unitless, dimensionless quantity which gives you superior clarity of how the sharpness of resonance is. इसको हाफ पावर पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर का आधा पावर कंज्यूम होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया तुमको मैंने. नोट करके रखो सब कुछ, इसमें जो भी दिख रहा है सामने स्क्रीन पे. जस्ट नोट इट डाउन एवरीथिंग. दिस वाज वन टॉपिक जो अपने को कवर करना था. देयर इज वन मोर जो आज का हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाएगा. दैट इज चोक कॉइल. ओके, वी कैन अंडरस्टैंड हाउ चोक कॉइल वर्क्स. सो everyone, the next heading to be followed is choke coil. Choke coil. Now, when we say choke coil, what does this refers to? This refers to an RL circuit. Getting it? It simply refers to an RL circuit. RL circuit as in a circuit with resistance and an inductance. Okay. Now, sometimes people ask, so why do we need choke coil? Why can't we just connect it with a resistance? If, for example, if I take a circuit here, एक AC circuit लगाया मैंने, and let's say यहाँ पे एक resistance लगाया मैंने main circuit के साथ में, and here we have a bulb. Okay, एक bulb है हमारे पास, and a
key. ठीक है. So if there is resistance and I close this key directly, मैंने की को बंद किया, क्या होगा? जितना भी वोल्टेज है उस वोल्टेज में से इस रेजिस्टेंस में से मैक्सिमम करंट गुजरेगा and it can go and it would go and it would switch on the bulb with very high power. Getting it? And because of this, very high joules effect would be seen in the circuit. सर्किट में सडनली मैक्सिमम करंट दौड़ेगा और जैसे ही सडनली मैक्सिमम करंट दौड़ेगा तुमको दिखेगा इस सर्किट में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज्यादा हीट लॉसेस क्रिएट हो रहा है. एंड अगर ये हाई एंड डिवाइस है या एक हाई वोल्टेज कंज्यूमिंग डिवाइस है तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हीट सर्किट से बाहर निकलते हुए और एनर्जी का पूरा बैंड बचते हुए दिखेगा. बिकॉज यू वुड नॉट बी एबल टू यूज दिस फॉर लॉन्ग, बिकॉज इतना हीट एनर्जी में जब तुम्हारा सर्किट का एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा तो तुम्हारा सर्किट में एनर्जी बचेगा नहीं. एंड ऑल्सो द मोमेंट आई स्विच ऑफ, द मोमेंट आई ओपन दिस स्विच अगेन, करंट सडनली ड्रॉप्स टू जीरो एंड बल्ब सडनली बंद हो जाता है. इसमें भी लॉस होता है बिकॉज सडन मीन्स लॉस. हमेशा साइंस में याद रखो, सडन मतलब हमेशा लॉस होगा. तो भाई हम लोग को बुरा लगा बहुत कि भाई क्या हो रहा है, करंट वरंट ऐसा लॉस हो रहा है, एक तो ऑलरेडी पैदा करने में इतना तकलीफ हो रहा है और पैदा करने के बाद ऐसे खड़े खड़े लॉस हो जा रहे, तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था किसी को भी. देन पीपल थॉट टू यूज इंडक्टर इन कॉम्बिनेशन विद रेजिस्टेंस. तो उन्होंने सीरीज में रेजिस्टर के साथ में एक लगा दिया इंडक्टर कॉइल को. अब बच्चा बोलता है इंडक्टर कॉइल क्या कर लेगा भाई? बहुत कुछ कर लेता है. तुमने स्विच क्लोज किया, अब जैसे ही करंट जाएगा इंडक्टर अपोजेस एसी, सेल्फ इंडक्टेंस दिखाना शुरू कर देगा. जैसे ही यहां से करंट बढ़ेगा मेन वोल्टेज सोर्स में से, कॉइल एक बैक ईएमएफ इंड्यूस करेगा और एक बैक करंट प्रोड्यूस करेगा जो उस करंट को बढ़ने से रोकेगा. गेटिंग इट? अभी ऑब्वियस बात है कि जिंदगी भर तो रोक नहीं सकता. हाँ, इनिशियली जब तुम चालू करोगे तो फटाक से बढ़ने को रोकेगा, बट इनिशियली सर्किट का करंट वुड धीरे धीरे ग्रो. गेटिंग इट? द करंट वुड इवेंचुअली ग्रो एंड द ग्रोथ ऑफ करंट इज गिवन बाय अ पर्टिकुलर फॉर्मूला जो मैंने ऑलरेडी आपको ईएमआई में एक सम में सिखाया था. आई गेस तत्व का 24th या 23rd, आई डोंट रिमेंबर द नंबर, बट तभी आपको सिखाया गया था वो. So that is growth of current का formula. I guess you remember. It's I is equals to I naught 1 minus e raised to minus r by l into t. This is the formula guys. जो आपको इस सर्किट में देखने मिलेगा. बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है. बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला. Getting it? याद रखने के लिए भी बहुत आसान है. एंड आई गेस एक ऐसा तुमने मिलता जुलता आरसी कैपेसिटर का अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा रहेगा. ठीक है, व्हाटएवर. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी बार लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो तुमको टेक्स्ट बुक में मिलेगा नहीं, ना तो इसका फॉर्मूला मिलेगा, बट हेल ऑफ इंपॉर्टेंट मैन. तो इट्स आई इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस आर बाई एल इंटू टी. अब ये सर्किट इस फॉर्मूला के अनुसार बिहेव करेगा. इररेस्पेक्टिव तुमको कैसा चाहिए वैसा नहीं, इस फॉर्मूला के अनुसार ये बिहेव करेगा. एंड यही फॉर्मूला मैंने तुमको डिराइव करके दिया था आई गेस 23 या 24 क्वेश्चन, जो ईएमआई का लास्ट सम था वो तुम देख लेना जाके. अब बच्चा पूछता है कि सर कैसे बिहेव करेगा ये. लेट्स सी, लेट्स स्टडी द 3 इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ दिस कनेक्शन. सबसे पहला कनेक्शन, सबसे पहला फेज, द इनिशियल फेज. सो लेट्स से at initial stage, at initial stage, that is when t is equals to 0. Okay. At initial stage, जब टाइम 0 है, स्क्रीन पे ध्यान दो रे सब लोग, स्क्रीन पे ध्यान दो, बाद में लिखने को मैं टाइम दूंगा तुमको.
इनिशियल स्टेज दैट इज इनिशियल स्टेट भी बोल सकता हूं मैं उसको, ठीक है। t0 वक्त जब जीरो था, क्या आएगा फॉर्मूला में, t का वैल्यू जीरो पुट किया जाए, क्या नजर आएगा, इट वुड बी I इज इक्वल्स टू I नॉट 1 minus e raised to minus r by l into 0, and what it would be, it would be I naught 1 minus e raised to 0, anything raised to 0 is 1, 1 minus 1 is 0, 0 into I naught is 0, I would be 0। मतलब क्या, सर्किट में 0 एम्पियर करंट रहेगा भाई साहब, मतलब करंट रहेगा ही नहीं, करंट होएगा ही नहीं भाई साहब, तुम ढूंढो नहीं मिलेगा करंट तुमको, गेटिंग इट ना। सेकेंड स्टेज का नाम बहुत जबरदस्त लगेगा तुमको। सेकेंड स्टेज is relaxation state, or I can say at relaxation time, the time where circuit eases out, the time where circuit is kind of relaxing, and that is when time t is equals to tau। बच्चा बोलता है टाउ कौन है, टाउ एक ऐसा खतरनाक टाइम है जिसका मैथमेटिकल फॉर्मूला L by R है, L by R, which if you supposingly substitute in the above formula, आपको नजर आएगा कुछ इस तरीके से, I is equals to I naught 1 minus e raised to r by l, t के जगह पे टाउ लिखा, दैट इज l by r, तो रेसिप्रोकल दिख रहा है तुमको वहां पे पावर का, ये r ये r ये l और ये l कैंसिल हो जाएगा, और तुम्हारे पास क्या रह जाएगा, तुम्हारे पास रह जाएगा 1 minus e raised to minus 1। e raised to minus 1 का मतलब होता है 1 upon e, एंड मैथमेटिकली e का वैल्यू तुमको मालूम है, 1 upon e का वैल्यू तुमको मालूम होना चाहिए, 1 upon e का वैल्यू इज 0.37, करेंगे। तो ये वो 0.37, अगर ये स्मॉल e का वैल्यू है तो 1 minus 0.37 would give you 0.63, that is relaxation time, or tau is that time when current reaches 63% of its maximum value। AMN में भी सीखा है तुमने ये सब, getting it, उधर 1 upon lambda करके टाइम था एक, समझा, जहाँ पे सर्किट का 33 याद है, डीके होता है, 63% बचता है, याद आ रहेगा कुछ तो थोड़ा बहुत, वही है, ये भी वही गेम है। यहाँ पे 63% करंट का तुम्हारा सर्किट में घूम रहा है इस वक्त। नाउ इनिशियली 0, अब करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ते बढ़ते एक वैल्यू पे पहुंचा है विच इज 63% ऑफ इट। नाउ आई वांट टू सी व्हाट वुड हैपन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, एक लॉन्ग टाइम के बाद क्या होने वाला है ये मुझे जानना है, तो चलिए जानते हैं। लॉन्ग टाइम को यहां पे स्टेडी स्टेट कहा जाता है, स्टेडी स्टेट दैट इज जो बहुत टाइम हो जाता है, इनफिनाइट, ऐसा इन्फिनिटी तो होता नहीं है, फिर भी बहुत, मतलब हमको वही सिखाया जाता है साइंस में, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को बहुत बोलते हैं हम लोग। तो यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली कि टाइम का वैल्यू इन्फिनिटी अगर मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट करने जाता हूं तो बहुत कुछ अलग होएगा रे, देखना क्या होगा, देख I is equals to I naught 1 minus e raised to minus r by l into t, infinity माइनस इंफिनिटी हो जाएगा ऊपर, ये देंगे, it would become minus infinity। अभी माइनस इंफिनिटी का मतलब होता है 1 upon e raised to infinity, getting it, and e raised to infinity is infinity, then this would become 1 upon infinity। अभी 1 जैसा छोटा नंबर को इंफिनिटी जैसा बड़ा नंबर से डिवाइड करेगा तो 0 ही होएगा, so this would become 0, which would be ultimately I is equals to I naught, because 1 minus 0 is 1, and सर्किट में करंट तुमको मैक्सिमम होते हुए नजर आएगा for sure। Now guys, what is the conclusion that we can make from this
3 stages of discussion. Conclusion number 1, जब इनिशियल स्टेट होता है, इंडक्टर करंट अलाउ नहीं करता, इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट. तो इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट. Getting it? It behaves as open circuit. And after steady state, inductor becomes short circuit. Getting it? It becomes like a plain end wire. Idhar pe it becomes like an open end wire. Getting it? No current in between. OC. समझा? ओपन सर्किट हो जाता है यहाँ पे और इधर पे क्लोज हो जाता है. ये पूरे डिस्कशन का मतलब है और ये तुमको मेन मुद्दा है जो समझना है भाई साहब कि ये फॉर्मूला जो दिखने में बहुत छोटा है, ये बहुत असरदार फॉर्मूला है और ये बहुत काम आएगा. इससे बहुत मार्क्स निकाल सकते हैं हम लोग. क्लियर? चलो, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ग्रोथ सीखा है, डीके भी होएगा ना. अभी तो स्विच बंद किया है, ओपन भी तो करेंगे ना हम लोग अभी, तो उसका भी एक अलग केस है, बताता हूं. पहले ये नोट कर लो सब कुछ.